गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्या हाल समाचार? ऑल गुड? ऑल राइट। ओके। आज हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट का नाम है टैली। इंडिया का द मोस्ट फेमस सॉफ्टवेयर है ना। पूरी इंडिया में अगर आप नॉर्मल इंस्टीट्यूशंस में भी जाएंगे या बहुत सारे मीडियम इंटरप्राइजेज में भी आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि टैली सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सॉफ्टवेयर में से एक है। करेक्ट है। तो टैली बेसिकली सॉफ्टवेयर किस चीज़ के लिए काम आता है? अकाउंटिंग मेंटेन करने के लिए, अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए, है ना। क्यों टैली? है ना, सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरा उसके एक स्टेप अगर आप और बैक जा करके देखेंगे तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ही क्यों। और फिर हम लोग समझेंगे टैली क्यों। और फिर उसके बाद जानेंगे कि टैली में वर्क हम लोग कैसे करते हैं। ऑफ कोर्स पहले ये तो समझना पड़ेगा कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की नीड ही क्यों है। जैसे अगर आप मेरा पहले वाला वीडियोस देखे होंगे तो उसमें आप देखे होंगे कि मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जर्नल एंट्री मेंटेन किया, लेजर मेंटेन किया, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग पीएल, बैलेंस शीट, ये सारी चीजें हम लोग कर रहे थे। बट वो मैनुअल था, वो कॉपी पेन में हो रहा था। और उसको हम लोगों को किधर लेकर के जाना है? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में। बात समझ आ रही है? तो अभी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का जरूरत क्यों है ये हम लोगों को समझना है। और आप जानते हैं ये बेसिकली जो सॉफ्टवेयर है ना, इस सॉफ्टवेयर के ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ आज से, जो हम लोग टैली का जो सीरीज देखेंगे, पैरेलली अकाउंट्स का भी वीडियो चलता रहेगा। उसमें कोई रुकावट आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये पे मैं सोचा कि साथ में आपका टैली का भी जो वीडियो है उसको मैं लेकर के चलूं। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मेरे हैं, है ना, जो मेनली टैली के लिए टारगेट ऑडियंस होंगे, जिनका ग्रेजुएशन फाइनल हो चुका है या क्लोज टू फाइनल है। तो उनके लिए ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। रीजन बिहाइंड, अगर उनकी अकाउंटिंग धीरे धीरे अच्छे होते जा रही हैं या ऑलरेडी अगर अच्छी हैं, वो मैनुअल अकाउंटिंग जान रहे हैं, लेकिन किसी कंपनी में अगर वो जॉब करने को, अपने आप को प्रूव करने की बात सोचते भी हैं, तो उनको कंप्यूटराइज अकाउंटिंग आता ही नहीं है। बात समझ आ रही है? तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के लिए आपको कम से कम एक सॉफ्टवेयर का तो जानकारी होना चाहिए ना, कि अकाउंट्स हम लोग मेंटेन करते कैसे हैं कंप्यूटर में। बात समझ आ रही है? क्योंकि आपको इतना तो पता होगा कि किसी भी कंपनी में आज के डेट में मैनुअल अकाउंटिंग तो होता नहीं। एकदम से क्लियर है? ठीक। तो उस लिहाजन अभी हम लोग क्या करेंगे, टैली को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अकाउंटिंग इधर चलता रहेगा, सीधे धीरे धीरे टैली भी आपका कंप्लीट होता जाएगा। उसके बाद कहीं अगर आपको अपने आप को प्रूफ करने का मन है तो जाइए इंटरव्यूज दीजिए। बात समझ आ रही है? आइए। तो सबसे पहले बात ये आता है दोस्त, कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्यों? देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क बिहाइंड इट। ठीक है। अभी मानिए, देखिए यहाँ पे आप मेरी स्क्रीन पे आइएगा, मैं लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। जब मैं आपको अकाउंट पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बोला था ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट रिकॉर्ड टू रिपोर्ट। कुछ याद आ रहा है? हाँ सर, याद आ रहा है। रिकॉर्ड का मतलब क्या? अरे जर्नल एंट्री भाई, जर्नल एंट्री। ठीक है। उसके बाद बढ़ते 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 हम लोगों को लास्ट में कहाँ बढ़ना पड़ा था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बारीकियों को समझिएगा बाबू, हड़बड़ी में क्लास नहीं करिएगा, है ना। बारीकियों को समझिएगा, आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा ये टॉपिक। और ये टैली का ना जो सीरीज स्टार्ट हो रहा है, ये इसके बाद आपको और कुछ देखने का जरूरत शायद ही पड़े। ठीक। आप बहुत अच्छे तरीके से गहराई में जाकर के बातों को समझेंगे, लेकिन इट विल टेक टाइम। मैं हर वीडियो में यही बात बोलता हूँ। बहुत सारे वीडियोस मैं देखता हूँ, बहुत सारे, मुझे नहीं ऐसा कहना चाहिए क्योंकि ये प्लेटफॉर्म लर्निंग का है, कंपटीशन का नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कभी कभी सोचता हूँ इस विषय में, कुछ ट्यूटर्स ऐसे हैं जो हड़बड़ हड़बड़ में पढ़ा करके
पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा करके एग्जाम को फोकस करते हुए और टॉपिक को पढ़ा करके निकल गए। ऑफ कोर्स एग्जाम ओरिएंटेड उनका जो जो पढ़ाने का वे है वो बढ़िया है, लेकिन मैं उनको टारगेट ही नहीं कर रहा हूँ जो सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसके लिए कोई भी चीज को गहराई से समझने के लिए दो तरीकों से पढ़ना पड़ेगा। एक धीरे पढ़ना पड़ेगा, स्लो पढ़ना पड़ेगा, और एक डेप्थ में जा करके और एक डेप्थ में जाकर के पढ़ना पड़ेगा। तो दोनों चीजों को लेने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और धीरे धीरे मेरी बातों को सुनते जाइए, इत्मीनान से सुनते सुनते जाइए। तब आप देखेंगे कि बातें दिमाग में उतर रही हैं, है ना? तो मैं क्या बोलता हूँ कि रिकॉर्ड टू रिपोर्ट में मैटर स्टार्ट हुआ था जर्नल एंट्री से। एकदम ठीक बात है। उसके बाद करते करते हम लोग फाइनल रिपोर्ट कहाँ तक पढ़े थे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक पढ़े थे। बात समझ में आती है? सर इसके बीच में तो बहुत सारी बातें हुई थी ना। हाँ, एकदम बहुत सारी बातें हुई थी। क्या क्या बनाए थे? लेजर बनाए थे। ट्रायल बैलेंस बनाए थे, है ना? अच्छा, लेजर के बाद कुछ हेल्पिंग बुक्स भी बनती हैं बाबू, याद कीजिए, जिसमें कैश बुक हो गया, परचेज रजिस्टर हो गया, परचेज बुक, ऑफ कोर्स इसके रिटर्न्स बुक भी बनेंगे ना, सेल्स बुक हो गया, इनके रिटर्न्स बुक भी बनेंगे, एटसेट्रा में करके छोड़ दूं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स बनते हैं। एआर रिपोर्ट, एपी रिपोर्ट, अकाउंट्स रिसीवेबल रिपोर्ट, अकाउंट्स पेबल रिपोर्ट, दुनिया भर के रिपोर्ट्स बनते हैं। ये करते 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 फिर हम लोग पहुंचते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अगर आप मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वीडियोस देखेंगे, तो उसमें जब ट्रायल बैलेंस को लेकर के मैं बैठ रहा था, एक एक करके चुन चुन करके हम लोगों को ट्रेडिंग पीएल में डेटा को लेकर के जाना होता था, बैलेंस शीट में लेकर के जाना होता था। छोड़िए, उतना भी छोड़िए, जब आप लेजर देख रहे थे ना, तो लेजर में बड़ा बोरिंग सा चैप्टर समझ में आ रहा था। जर्नल एंट्री से डेटा उठाओ, लेजर में पोस्ट करते जाओ। कुछ रॉकेट साइंस वहां था ही नहीं। बस एक एक जगह से डेटा को उठा करके दूसरी जगह आपको लिख देना हो रहा था, है ना? दैट इज कॉल्ड लेजर। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि आप जर्नल एंट्री स्टार्ट किए थे। एक मिनट रुकिएगा। आप जर्नल एंट्री स्टार्ट किए थे और बढ़ते बढ़ते आप लास्ट कहाँ तक बढ़े थे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक बढ़ेंगे तभी तो आपको पता लगेगा कि आपका कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। क्या ये जर्नी सच में बहुत आसान थी? नहीं। क्या ये जर्नी क्विकली हो जा रही थी? मतलब सर, मतलब आज आप जर्नल एंट्री मेंटेन किए और 2 सेकंड के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गया? बोले सर कैसी बात करते हैं, क्यों मजाक कर रहे हैं? जर्नल एंट्री के बाद लेजर बनाना होता था, ट्रायल बैलेंस बनाना होता था, दिमाग घिस जाता था, तब जा करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता था। हाँ। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर और दीजिए। क्या बिना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए आप अपने बिजनेस के ओनर को बता पाएंगे, या अगर आप खुद ही बिजनेस कर रहे हैं तो क्या आप बता पाएंगे कि बेसिकली हमारा बिजनेस प्रॉफिट में है कि लॉस में है? बिल्कुल नहीं सर। क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग पीएल अकाउंट ही तो बताता है, इनकम स्टेटमेंट ही तो बताता है कि हमारी कंपनी में कितनी प्रॉफिट हुई, कितनी लॉस हुई। ये भी बात आप मानते होंगे, ठीक है? अच्छा, एक सवाल का और आंसर दीजिए आप पहले, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉर्मली मैनुअल अकाउंट्स में अपन बनाते कब है? सर साल के अंत में बनाते हैं। बात समझ आती है ना? साल के अंत में बनाते हैं, हाँ एकदम एकदम सही बात है, साल के अंत में बनाते हैं। अब आप मुझे एक सवाल का आंसर और करिए, कि क्या अगर आप बिजनेस रन कर रहे हैं, या अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, क्या बिजनेस का ओनर सोया रहेगा और वो सिर्फ 31 मार्च को, ईयर एंड को ही चाहेगा कि मेरे बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ ये देखें? बिल्कुल नहीं। शायद वो हर 15 दिन में देखना चाहे। 15 दिन छोड़िए, शायद वो डेली स्टेटस देखना चाहे, वो मंथली स्टेटस देखना चाहे, वो हर 3 महीने में देखना चाहे, वो 6 महीने में, उसको जब मन करेगा तब वो बिजनेस का स्टेटस जानना चाहेगा। आप इससे सहमत हैं कि नहीं है? बोलिए, है ना? तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप चाहते हैं आज जरा जानना है कि अच्छा मेरे बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, आप जान ही नहीं सकते अगर आप मैनुअल अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जर्नल एंट्री अभी बना रहे हैं।
फिर आप उसको जैसे ओनर ने बोला मेरे को बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटस बताओ, प्रॉफिट लॉस बताओ, फिर आप लेजर बनाना स्टार्ट करेंगे, ट्रायल बैलेंस बनाना स्टार्ट करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग पीएल बनाना स्टार्ट करेंगे। आपको जैसे ये क्वेश्चन मिलता है ना कि बताओ बिजनेस का प्रॉफिट कितना, आप बोलते हैं भाई एक सप्ताह रुको, हमको पहले रिपोर्ट कंप्लीट करने दो, तब हम बता पाएंगे तुमको कि हम कितना प्रॉफिट, मैंने हमारा बिजनेस कितना प्रॉफिट या कितना लॉस दिखा रहा है। इतना लाइक लेंदी प्रोसेस ये लग रहा है देखने का, लेकिन बिजनेस तो क्विक चाहता है, बिजनेस मैनेजमेंट तो भाई आपका अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या, इसको ओनर से कोई मतलब नहीं है। ओनर को चाहिए कि क्विक, मतलब रिपोर्ट अभी चाहिए तो रिपोर्ट अभी चाहिए। हाँ, तो इसलिए ही अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स की जरूरत पड़ती है। क्यों ऐसा? क्योंकि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या बोलता है जानते हो? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बोलता है कि आप मेंटेन करिए जर्नल एंट्री, ठीक बात है। उसके बाद उससे बनने वाले लेजर आप मत मेंटेन करिए, उससे बनने वाले ट्रायल बैलेंस आप मत मेंटेन करिए, उससे बनने वाले ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट, और इससे बनने वाले बैलेंस शीट, आप सॉरी 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 मैं इधर से क्यों किए थे, बट ठीक है चलिए कोई बात नहीं। इससे दो रिपोर्ट्स बन रहे थे, ट्रेडिंग पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट, ये आप मत मेंटेन करिए। ये सारे के सारे रिपोर्ट, ये सारे के सारे रिपोर्ट that will be prepared by the software itself। आपको समझ आ रहा है? अगर आप अकाउंट सच में थोड़ा सा भी ध्यान लगा पा रहे हैं, आपको समझ आ रहा है काम कितना आसान हो गया। आप सिर्फ क्या रिकॉर्ड कर रहे हो, जर्नल एंट्री, उसका लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग पीएल, बैलेंस शीट, इवन की ये साइट वाला देखिएगा, कैश बुक हो गया, परचेज बुक हो गया, सेल्स बुक हो गया, एआर बुक हो गया, एपी बुक हो गया, ये सारे के सारे रिपोर्ट विद इन अ सेकेंड ऑटोमेटिक प्रिपेयर हो जाएंगे। अब आप कॉलर ऊंचा करके कहेंगे पूछो ओनर, कौन सा रिपोर्ट तुम्हें चाहिए? जर्नल एंट्री मैंने मेंटेन कर लिया। अब जैसे जर्नल एंट्री मेंटेन हमने किया, एक जर्नल एंट्री हमने मेंटेन किया, उसका इम्पैक्ट अपने आप ट्रेडिंग पीएल का, बैलेंस शीट का, जहां पर भी जाना चाहिए, रिपोर्ट्स क्विकली आपके हाथ में है। इसका मतलब रिपोर्ट्स के लिए स्ट्रगल हमारा जीरो, कम नहीं मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं जीरो, सीधा सीधा जीरो। दिस इज द पावर ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। बात समझ आती है? अच्छा, क्या सिर्फ यही बेनिफिट है सर? सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है, लेकिन अलावा इसके बहुत सारे बेनिफिट है दोस्त। सुनो मेरी बात, मैं बोलता हूँ, आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, किसी बड़े सुपरमार्केट में, जैसे है ना आपका विशाल मेगा मार्ट हो गया, स्मार्ट बाजार हो गया, बहुत सारे सुपरमार्केट्स हैं। तो आप किसी सुपरमार्केट्स में काम करते हैं, ठीक। मैं एक ले लेता हूँ, एबीसी सुपरमार्केट, एबीसी सुपरमार्केट, ठीक। अभी आपको एक बात समझना है कि कहीं पर तो इस एबीसी सुपरमार्केट का हेड ऑफिस होगा, कहीं तो इस सुपरमार्केट का हेड ऑफिस होगा। कहाँ पे है भाई? मान लीजिए है दिल्ली में, और ब्रांचेस पूरे इंडिया में है भाई, ब्रांचेस पूरे इंडिया में है। मैं कितना ही लाइन खींचूं, हर स्टेट में 10-10 ब्रांचेज है। ऐसा पकड़ पकड़ करके आप चलिए, मैं उतना तो अभी नहीं ब्रांच खींच रहा हूँ, लाइन खींच रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप समझिए। मान लीजिए लोकेशन ए, लोकेशन बी, लोकेशन सी, लोकेशन डी, ई, एफ, जी, ऐसे कितने सारे सिटीज में उनकी ब्रांचेज हैं। होती हैं कि नहीं होती हैं? ऑफ कोर्स होती है। अब हेड ऑफिस का क्या कहना है कि सुनो ब्रांचेस, तुम दिन भर में जितना भी सेल्स करोगे ना, उसका हमको डिटेल्स चाहिए। ऑफ कोर्स हर हेड ऑफिस को चाहिए होगा कि मेरे ब्रांचेस ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप मैनुअल अकाउंटिंग कर रहे होते, अगर, तो आपको क्या लगता है जानते हो? बड़ा फनी बात हम कहने जा रहे हैं, बट क्या ही कहें, क्या ही कर सकते, कह बोलना पड़ेगा कि आप जितना भी डेटा एंट्री आज आप करेंगे, जितना भी सेल्स आप करेंगे, अगर आप मैनुअल अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो ये एंट्री कर लेने के बाद आप इसको क्या करेंगे? कुरियर करेंगे रिपोर्ट को अपने सुपर, अपने हेड ऑफिस को। आप कहाँ बैठे हैं? आप हो सकता है बैठे हो कोलकाता में। समझ आ रहा है कहाँ कोलकाता और कहाँ दिल्ली, दिल्ली। तो आप कोलकाता से क्या करेंगे? अगर मैनुअल अकाउंट आप बनाते हैं तो फोटो खींच के भेजेंगे,
या कुरियर करेंगे रिपोर्ट वो आप? कैसे करेंगे आप? और वैसे वैसे उनके पास में 500 प्लस ब्रांचेज है। हर ब्रांच अगर ऐसे इस तरीके से काम करना स्टार्ट कर जाए तो हेड ऑफिस का तो भाई चप्पल घिस जाएगा। सारे डेटा को कंसोलिडेट करने के लिए, मर्ज करके ये बताने के लिए कि पूरी कंपनी ने आज कितने रुपए की सेल्स करी। लेकिन अगर कुछ ऐसा काम हो जाए कि जितने भी ब्रांचेस सेल्स कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी, एक्सपेंसेस है, इनकम है, जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, वो सॉफ्टवेयर में करें, तो जो जो ब्रांचेज एक्टिविटी करेंगे अपने अपने ब्रांचेज में, समझ आ रही है, ऑटोमेटिक उसका रिपोर्ट उनके क्लाउड सॉफ्टवेयर के क्लाउड सर्वर से होते हुए हेड ऑफिस के मेन कंप्यूटर में रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाए। आप समझ पा रहे हैं? लिटरली अगर आप सच में बिजनेस कर रहे होते तो ये आपको कितना सहूलियत दे देता, कितना सुविधा आपको दे देता। तो इसलिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का होना बहुत जरूरी है। ठीक। और सुविधा जानना चाहते हैं? सुनिए, मैं कहता हूं कोई एक ब्रांच था, वहां पर मैनुअल अकाउंटिंग होता था। मान लीजिए एक बात बोलते, जो कि पॉसिबल अब नहीं है, मैं पहले ही बोल चुका हूं, लेकिन मान लीजिए अगर मैनुअल अकाउंटिंग होता था, ठीक है, तो मैनुअल अकाउंटिंग के टाइम में अनफॉर्चुनेटली उस ब्रांच में आग लग गया। आग लग गया, फायर। ठीक है, आग लग गई। आग लग जाने के कारण से ये जितने भी रजिस्टर वगैरह थे ना, जर्नल एंट्री के, लेजर के, ट्रायल, भाई ऑफ कोर्स मैनुअल अकाउंटिंग का मतलब क्या, आप कॉपी पेन में काम कर रहे हो, है ना, जितने भी रजिस्टर थे वो भी जले होंगे भाई, सिंपल सी बात है। तो आप अगर 6 महीने का, 8 महीने का हिसाब किताब कर चुके थे, और मान लीजिए अगर आग वाग लग गई, तो उस कारण से आपका सारा डेटा चला गया। आपको कौन कौन से कस्टमर से कितना कितना पैसा लेना था, किनको किनको कितना पैसा देना था, आज तक आप क्या क्या एक्टिविटी की अकाउंट्स में, सारा हिसाब किताब गया। गया, रजिस्टर गया, उसका गम नहीं है, वो आप 1000 रुपया खर्चा करेंगे फिर से रजिस्टर आ जाएगा। डेटा गया, उसको कैसे ठीक करोगे साहब? लेकिन अगर आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं, और ऐसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं जिसको मैंने बोला कि क्यों टैली, उस पर भी बात करेंगे। आप ऐसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं जिनका खुद का क्लाउड सर्वर है, तो विश्वास मानिए मेरे दोस्त, आपका लैपटॉप में अगर काम हो रहा था, लैपटॉप अगर जल भी जाएगा ना, तो क्लाउड सर्वर आपको सारा डेटा रिट्रीव करा करके आपको दे देगा। सारा डेटा रिट्रीव करा करके दे देगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो डेटा फिर से आपके पास में आ जाएगा, और जब आप रियल टाइम अकाउंटेंट बनेंगे ना, तो आप जानेंगे सच में डेटा का कितना इंपॉर्टेंस है। डेटा ही सबसे बड़ा चीज है भाई, डेटा ही सबसे बड़ा चीज है। तो ये छोटे छोटे कारण आपको समझने पड़ेंगे, जिसके लिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए ही चाहिए। और तो और छोड़िए, अभी आप बहुत सारे स्कूल्स वगैरह में देखेंगे, बहुत सारे कॉलेजेस ने पहल कर दी है कि भाई जो मैनुअल अकाउंटिंग हम लोग अपने यूनिवर्सिटीज के सिलेबस के हिसाब से सिखाते हैं, इसके साथ साथ में टैली सॉफ्टवेयर का भी थोड़ा थोड़ा नॉलेज हम लोगों को होना चाहिए। वो लोग बहुत ज्यादा डेप्थ में तो नहीं जाते, बहुत ज्यादा, लाइक अभी जैसे जीएसटी इन टैली, टीडीएस इन टैली, जीएसटी का रिटर्न फाइल का रिपोर्ट रेडी करना, बहुत सारी चीजें जो इन डेप्थ बात हम लोग करेंगे, उतने लेवल पर तो नहीं, लेकिन कम से कम इतना आइडिया वो लोग जरूर देते हैं। ये एक बहुत अच्छा पहल है कि जिससे आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से एटलीस्ट फेमिलियर हो जाए। बात समझ आती है? आइए, अब इसके बाद में इतना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, इसके बाद भी छोटे छोटे बहुत सारे बेनिफिट्स है, लेकिन मैं आपको कोर बेनिफिट्स पहले बताया। अब मैं आपको लेकर के जाता हूं कि टैली क्यों, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्यों, ये तो समझ में आया। सर क्या टैली के अलावा और भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर? अरे दर्जनों अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं भाई, जिसमें से एक हम क्या सीखने जा रहे हैं, टैली। टैली है, क्विक बुक्स है, एस है, फैक्ट है, मार्ग है, टैक्समैन है, क्विक बुक्स है, जोहो है, जीरो है, कितने ही अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं। ठीक है, तो उनमें से एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अपन सीखने जा रहे हैं, दैट इज टैली। टैली आपको जितनी भी फैसिलिटी मैंने अभी तक कही ना, वो देता ही देता है। टैली सीखने का सबसे बड़ा कारण है कि इंडिया में सबसे ज्यादा फेमस सॉफ्टवेयर्स में से एक है। इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, अगर आप टैली सॉफ्टवेयर जानेंगे तो आप किसी कंपनी में अगर जाते हैं, मैं ऐसे कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूँ जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, वहां पर टैली काम नहीं आता।
वहां पर उनके खुद के डेवलप्ड ईआरपी सॉफ्टवेयर्स काम आते हैं। लेकिन ज्यादा तादाद में आपके लोकल शहर में अगर आप काम देखेंगे तो टैली सॉफ्टवेयर काम आता है। तो जो ज़्यादा डिमांडिंग सॉफ्टवेयर है उसको सीखने से आप उस सॉफ्टवेयर में बहुत अच्छा जब दबदबा बना लेंगे तो आपको अपने को प्रूव करने में आसानी होगी। बात समझ में आता है। दूसरा, टैली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि वर्ल्ड वाइड में बहुत सारे दूसरे कंट्रीज में भी चलता है। बात समझ आ रही है? एक सॉफ्टवेयर जो सिर्फ इंडिया में चल रहा है, एक सॉफ्टवेयर जो दूसरे कंट्रीज में भी चलता है। तो अगर आप ऐसे सॉफ्टवेयर की बात करते हैं जिसका डिमांड दूसरे दूसरे प्लेसेस में भी है तो आपको और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, है ना। और तीसरा सबसे बड़ा बात है, ये आप धीरे धीरे सीखेंगे मेरे से, कि टैली जो है वो ईआरपी, जिसका मतलब इंटरप्राइज रिसोर्स एंड प्लानिंग होता है, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग होता है। तो इस मोड को वो फॉलो करता है। आपको बहुत सारे ये एमआईएस रिपोर्ट उठा करके दे पाता है। जैसे आपको चाहिए कि अच्छा मेरा जो कस्टमर है वो पर्टिकुलर कस्टमर ये प्रोडक्ट कितने वैल्यू का परचेज किया था। अच्छा, पर्टिकुलर प्रोडक्ट कौन कौन से वेयर हाउस में हमने कितना कितना रखा था। ऐसे दर्जनों कस्टमाइज्ड रिपोर्ट अगर आपको चाहिए, वो टैली आपको बहुत स्मूथली दे पाता है। एमआईएस रिपोर्ट का मतलब दोस्त, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट, इसका मतलब समझते हैं क्या होता है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट का मतलब कि आपको एक स्पेसिफिक कैटेगरी का रिपोर्ट, स्पेसिफिक टाइम में, स्पेसिफिक पीपल को अगर आपको देना हो। परचेज डिपार्टमेंट परचेज का रिपोर्ट मांगता है, अच्छा अच्छा मुझे बताओ कि फलाने स्टेट से हमने कितना प्रोडक्ट परचेज किया था, उसका रिपोर्ट मुझे चाहिए। अच्छा, फलाने मंथ में फलाने प्रोडक्ट कितने वैल्यू का हमने परचेज किया था। एचआर डिपार्टमेंट बोलता है कि अच्छा बताओ मेरे पास ना लास्ट मंथ में ये एम्प्लॉय कितना कितना सैलरी रिसीव किए थे, उसका डिटेल्स बताओ। अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, और आपको अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग रिपोर्ट राइट टाइम पे कस्टमाइज्ड वे में बना करके देना है। दैट इज कॉल्ड एमआईएस रिपोर्ट। बहुत हद तक आपको ये रिपोर्ट बना करके दे देता है, ऑफ कोर्स रिलेटेड टू अकाउंटिंग, बिकॉज दिस इज ओनली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, है ना। तो ये बेनिफिट है टैली के। और सबसे मजेदार बात, ये यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है। आप एक बार जब हाथ बिठा देंगे ना, तो बिना माउस को छुए आप कीबोर्ड से ही पूरे सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कर पाएंगे। और सच में ये बहुत यूजर फ्रेंडली है। अब देखिए, ये बात कहने की जरूरत नहीं है। अगर पूरे इंडिया में जहां पर इतनी सारी जनसंख्याएं हैं, है ना, कंपनीज के नंबर्स बहुत हैं, टैली ने अपना दबदबा आज कई 15 साल से भी ऊपर से बना रखा है ना। तो आपको समझ में आता होगा कि इन्होंने काम किया है, सॉफ्टवेयर में इन्होंने काम किया है। ये यूजर फ्रेंडली, बहुत सारे अपग्रेडेशंस आए ताकि यूजर फ्रेंडली ज्यादा से ज्यादा इसको बनाया जा सके। तो इसलिए आज पूरा इंडिया डिमांड करता है टैली को। और हम लोग भी आज टैली को लाइक स्टडी का पार्ट बनाने जा रहे हैं। एकदम से क्लियर है? तो टैली चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। आइए स्क्रीन में लेकर के चलते हैं। आइए, जब आप टैली स्टार्ट करेंगे ना, तो टैली सबसे पहले आपको क्या स्क्रीन मांगता है? क्रिएट कंपनी का। क्रिएट कंपनी का मतलब, आप काम करने जा रहे हैं रिलायंस कंपनी में, काम करने जा रहे हैं टाटा कंपनी में, आप किसी भी कंपनी में काम करने को जा रहे हैं। तो उन जो भी वो कंपनी सॉफ्टवेयर यूज करती होंगी, अभी मैं टैली की बात कर रहा हूँ तो मैं उन कंपनीज को लेकर के चलूँ कि जो कंपनी में टैली यूज होता होगा, है ना। तो अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहां पर टैली यूज होता है, तो वो वो सबसे पहले अपना इंफॉर्मेशन तो एंटर करते होंगे कि मेरी कंपनी का नाम ये है, मेरा कंपनी का एड्रेस ये है, मेरा मोबाइल नंबर ये है, मेरा ईमेल आईडी ये है। वो इंफॉर्मेशन तो आपको देना पड़ता होगा, मतलब वो दिए होंगे, तब तो आप उस कंपनी में काम कर रहे होंगे, उस कंपनी के अंदर में जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर रहे होंगे, है ना। अब आप सोचिए, आप किसी एक नए कंपनी में काम करने जा रहे हैं। वो कंपनी नहीं है, आप उसके लिए नए हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि कंपनी ही नई है, बिजनेस ही नया है, वो पहली बार टैली यूज कर रहा है। तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको टैली सॉफ्टवेयर में अपना बिजनेस का डिटेल्स एंटर करना पड़ेगा
कि भाई मेरा बिजनेस का नाम ये है, मेरे बिजनेस का एड्रेस, मोबाइल नंबर है, जनरल डिटेल्स एंटर करना पड़ेगा। तो अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहाँ पर टैली ऑलरेडी रन कर रहा है, तो आपको क्रिएट कंपनी नहीं करना पड़ेगा। और किसी किसी कंपनी में टैली फर्स्ट टाइम एंटर हो रहा है, टैली फर्स्ट टाइम इंस्टॉल होकर के काम करना स्टार्ट किया जा रहा है, तो वहां पर टैली सॉफ्टवेयर में कंपनी का इंफॉर्मेशन फीड करना पड़ेगा, बिजनेस का इंफॉर्मेशन फीड करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड क्रिएट कंपनी। ठीक है, एंटर करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले पूछता है कंपनी डेटा पाथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन कंपनी क्रिएशन स्क्रीन। बेसिकली होता क्या है ना, जब भी आप एक्सेल में काम करेंगे, वर्ड में काम करेंगे, काम कर रहे अचानक से पावर कट, अचानक से पावर कट। अगर आप डेटा सेव करना भूल गए तो आपका डेटा गया। अभी फिर भी लेटेस्ट वर्जन ऑफ एम एस एक्सेल वगैरह में ये फैसिलिटी आ गई कि 2 मिनट से पहले का जो भी डेटा होगा वो रिट्रीव हो जाता है आराम से। लेकिन फिर भी मन में डर है। तो टैली क्या बोलता है कि आप मुझे पहले लोकेशन बताइए कि जहां पर डेटा सेव होता जाएगा, हर एक जर्नल एंट्री सेव होता जाएगा, आप एक एक जर्नल एंट्री को एक्सेप्ट कराते जाएंगे, वो डेटा ऑटोमेटिक पर्टिकुलर लोकेशन में सेव होता जाएगा। आपको बार बार सेव करने का जरूरत कोई भी रिपोर्ट को नहीं है। पूरी की पूरी फाइल एक स्पेसिफिक लोकेशन में सेव होता जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको बस चीज़ों को एक्सेप्ट कराते जाना है कि एक जर्नल एंट्री हमने मेंटेन किया, जर्नल एंट्री ठीक है, एक्सेप्ट कर लो भाई। बस इतना सा काम करना है आपको। तो ये वो लोकेशन है जहां पर आपका टैली में काम होने वाला डेटा सेव हो रहा है। बाय डिफॉल्ट ये ऑटोमेटिक सी ड्राइव का लाइक पाथ उठाता है। अगर आपको लगता है कि आप इसको चेंज करना चाहते हैं, आप इसको बेशक चेंज कर सकते हैं। बात समझ आती है? आइए। उसके बाद में आता है कंपनी का नाम। कंपनी का नाम मैं ले लेता हूँ, हम्म, क्या ही मैं ले लूँ जी, चलो ABCD प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। मेलिंग नेम, मेलिंग नेम का मतलब क्या होता है, जो नाम से आप अपने कंपनी को मार्केट में दिखाना चाहते हो। जैसे मैं बोलता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा कंपनी का नाम राजकुमार इंटरप्राइजेज। मैं अपने बिलिंग डॉक्यूमेंट में, लाइक वाउचर में दिखाना चाहता हूँ AB इंटरप्राइजेस। सॉरी सॉरी, मैं क्या बोला, राजकुमार इंटरप्राइजेज ना, माय मिस्टेक। सो राजकुमार इंटरप्राइजेज मेरे बिजनेस का नाम है, लेकिन मेलिंग नेम मतलब अपने डॉक्यूमेंट के हेडिंग में अपनी कंपनी का नाम में दिखाना चाहता हूँ RK इंटरप्राइजेज, राजकुमार इंटरप्राइजेज नहीं, RK इंटरप्राइजेज। शॉर्ट नेम हो गया ना। तो मैं हो सकता है राजकुमार इंटरप्राइजेज दिखाना चाहूँ, हो सकता है मैं कुछ शॉर्टकट नाम दिखाना चाहूँ। तो मेलिंग नेम वो नेम है जो नाम से आप अपने बिजनेस को हर जगह दिखाना चाहते हो। दैट कुड बी सेम नेम, दैट कुड बी एनी एब्रिविएशन फॉर्म, इट्स अप टू यू, राइट। फिर आपको एड्रेस वैड्रेस एंटर करना पड़ेगा, वो आप कर सकते हैं। आपको स्टेट एंटर करना पड़ेगा, स्टेट एंटर कर सकते हैं आप। ठीक है। आप यहाँ पर है, मैं अपने स्टेट का नाम ले लेता हूँ, मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ, मैं झारखंड यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ। कंट्री आपको लेना पड़ेगा, इंडिया है, यहाँ पर पिन कोड हो गया, टेलीफोन नंबर हो गया, मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल आईडी, वेबसाइट, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एंटर करना है। और यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, जो कि होगा 1 अप्रैल। अभी है 2025, तो आप लेंगे यहाँ पर 1 अप्रैल 2025। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में आप लेंगे जिस दिन से आपके बिजनेस में डेटा मेंटेन रिकॉर्ड होना स्टार्ट हुआ है। अब यहाँ पे दो बात समझिएगा। ठीक है। मैं कहता हूँ कि अगर आपका बिजनेस पहले से स्टार्टेड था, मान लीजिए 2022 से आप बिजनेस कर रहे थे, टैली नया नया इंस्टॉल किए हैं आप, ऐसा भी तो हो सकता है, पहले दूसरे सॉफ्टवेयर में काम करते थे, अब टैली में आए हैं आप। कब आए टैली में आप? तो मान लीजिए टैली में आप आए हैं अगस्त 2025 में, अगस्त 2025 में। तो आप यहाँ पर बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम क्या लेंगे, 1 अप्रैल 2025, क्योंकि इस साल आपका अकाउंट्स कौन से डेट से मेंटेन होना स्टार्ट हुआ है, इस सॉफ्टवेयर में कौन से डेट से मेंटेन होना स्टार्ट हुआ, ये नहीं पूछा जा रहा है। कौन से डेट से इस साल में आपने बिजनेस में जर्नल एंट्री मेंटेन करना स्टार्ट किया, दैट इज 1 अप्रैल, है ना। और फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम कब होगा, ये तो फिक्स है भाई, 1 अप्रैल। ठीक है, नॉर्मल केस में।
लेकिन सोचिए कि अगर आपने बिजनेस स्टार्ट ही किया है, एकदम फ्रेश बिजनेस है, मान लीजिए अगस्त के महीने में, ठीक है, कौन से मान लीजिए ना 15 अगस्त को आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया, तो आप एकदम फ्रेश बिजनेस है तो आप बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में लिखेंगे 15 अगस्त 2025, जबकि फिर भी फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम क्या होगा, 1 अप्रैल 2025, 1 अप्रैल 2025। बात समझ आती है? लेने के बाद आप एंटर करेंगे और यही है एक्सेप्ट। मैं इंटर 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 करके आगे बढ़ रहा था और फाइनली क्या लिखता है, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट में एक्सेप्ट के लिए आप फिर से एंटर करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो एक्सेप्ट ले लेगा, और अगर नहीं तो फिर आपको वाई प्रेस करना पड़ेगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। माउस का यूज कम से कम करेंगे दोस्त, आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट होगा। एंटर करेंगे। चलिए। अच्छा, आपके जहन में शायद एक सवाल चल रहा होगा कि सर टैली का वर्जन होता है ना, टैली का रिलीज होता है, टैली प्राइम है, मैं इन सभी के चक्कर में क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ मालूम? क्योंकि पता लगा जब मैं आज पढ़ा रहा हूँ उस समय टैली का रिलीज कुछ और है। आप जब वीडियो देखेंगे, हो सकता है अभी तुरंत वीडियो देखेंगे, हो सकता है 6 महीने के बाद वीडियो देख रहे होंगे आप, तो उस समय टैली का रिलीज वगैरह कुछ आगे चल चुका होगा, तो जो डिस्कस मैं अभी करूंगा रिलीज वगैरह के बारे में वो ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं होगा, है ना? इसके लिए, इसलिए मैं आपको टेक्निकल स्टफ्स के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, जैसे टैली में आपने अपने कंपनी का डिटेल्स फीड करा लिया, क्रिएट कंपनी आपने कर लिया, तो इसमें ना बहुत सारे सेटिंग्स आपको मिल रहे हैं। ये सेटिंग्स को आपको बिल्कुल ही टच नहीं करना है, बिल्कुल ही टच नहीं करना है, एकदम नहीं, जब तक कि इसके बारे में हम लोगों को अच्छे से जानकारी ना हो जाए। एक ऑप्शन सिर्फ हम लोग यहाँ पर डिस्कस अभी करेंगे, एनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी, इसको यस किया हुआ है, इसको अभी हम क्या करेंगे, नो करेंगे। क्यों ऐसा सर? क्योंकि बेसिकली होता क्या है ना दोस्त, रुको मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर पहले होता क्या है ना कि आप टैली अभी स्टार्ट किए, टैली में आप सबसे पहले क्या पढ़ेंगे जानते हैं? आप टैली में सबसे पहले पढ़ेंगे चार्ट ऑफ अकाउंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, उसके बाद में पढ़ेंगे जर्नल एंट्रीज, है ना, जिसको बोलते हैं टैली के भाषा में बुक कीपिंग्स, रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शंस, ठीक है। उसके बाद में फिर आप पढ़ेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कि स्टॉक को मैनेज कैसे करते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद में फिर आप पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग। मैं छोटे छोटे टॉपिक का तो नाम ही नहीं बोल रहा हूं अभी, जिसमें कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी हो गए, प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर हो गए, है ना, आपके इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो गए, वाउचर क्लास हो गए, पी टू पी प्रोसेस हो गए, ओ टू सी प्रोसेस हो गए, बहुत सारे ट्रांजेक्शन, बहुत सारे सेटिंग्स हैं जो अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि उसको लिखने बैठेंगे तो पता लगा बहुत लंबा लिखना पड़ेगा। ये सारे आप जब कर लेंगे ना, तो फिर मैं आपको जीएसटी के बारे में बताऊंगा, और तब जा करके वहां पर हमें करना पड़ेगा जर्नल एंट्री विद जीएसटी, जर्नल एंट्री विद टीडीएस। बात समझ आ रही है? यहाँ पर पेरोल एक छूट गया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, पेरोल। तो आपको जब तक मैं जीएसटी के बारे में बता ना दूं, जब तक मैं आपको टीडीएस के बारे में बता ना दूं, क्या करें, सीधे स्टार्ट कर दे जीएसटी? आपको समझ आएगा? बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो पहले अकाउंटिंग पार्ट हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, पेरोल का पार्ट कंप्लीट कर लेंगे, इन्वेंट्री का पार्ट कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम लोग जाएंगे जीएसटी और टीडीएस की तरफ में। एकदम क्लियर है ना? तो इसलिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जीएसटी को मैं ऑफ कर दे रहा हूँ, जीएसटी को मैं ऑफ कर दे रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पर जाते हैं, इसको यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे, और अब जा करके आपका देखिए लेफ्ट साइड में कंपनी का नाम दिख रहा है एबीसीडी प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026, और अभी दिख रहा है नो वाउचर्स एंटर्ड। अभी तक कोई जर्नल एंट्री आपने मेंटेन नहीं किया। वाउचर का मतलब वो ट्रांजेक्शन्स जो आपको करंट, जैसे रेंट का पेमेंट हुआ, सैलरी की पेमेंट हुई, कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ, जो भी बीसीडी लाइक ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो वो ट्रांजेक्शन्स अब तक रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं हुए हैं। आप जानते हैं, आपको सिर्फ यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये दिख रहा है ना, गेटवे ऑफ टैली, मेरे मुंह से बहुत बार जीओटी जीओटी ऐसा निकलेगा, तो ये स्क्रीन को आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। अगर ये स्क्रीन आपके कंट्रोल में आ गया तो टैली आपके कंट्रोल में है, बहुत अच्छे से टैली को आप डाइजेस्ट कर पाएंगे। अच्छा,
अभी क्या है कि एक बार टैली बन गया, सॉफ्टवेयर रेडी हो गया आपका। अब इसके बाद में आप यहाँ पर देखिए ऊपर में कंपनी लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर कंपनी के इंफॉर्मेशन में कोई मॉडिफिकेशन आपको करना है, ऑल्टर में जाएंगे, एंटर करेंगे। ध्यान आ रहा है कुछ जो हम लोग अभी एंटर वेंटर किए थे? जैसे आपको मान लीजिए पिन कोड एंटर करना होता, मोबाइल नंबर एंटर करना होता, जो आपको ठीक लगता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 आप कर सकते हैं। लेने के बाद में एंटर और फिर से एक्सेप्ट करेंगे। तो अभी ये इंफॉर्मेशन, मोबाइल नंबर का भी इंफॉर्मेशन वहां पे डल चुका है। फिर टैली को अगर आपको क्लोज करना है तो आप यहाँ पर क्लोज में जाएंगे और यहाँ पर क्विट में यस कर देंगे, तो टैली क्लोज हो जाएगा। ठीक है। टैली, कल को टैली अगर आपको रीस्टार्ट करना है तो आप यहाँ पर जाइए और यहाँ पर अभी ये जो टैली का जो वर्जन मेरे पास में है दैट इज कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। ठीक है। वैसे प्रैक्टिकल जब कंपनी के यहाँ पे आप काम करने जाएंगे तो वहां पर मिलेगा कंटिन्यू इन प्रोफेशनल मोड, जहां पर आपको रजिस्टर्ड लाइसेंस वाला टैली सॉफ्टवेयर को देखने को मिलेगा। दोनों में क्या डिफरेंस है ये अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे। ठीक है। एकदम एग्जैक्टली सेम सॉफ्टवेयर होता है। ये दिया जाता है सीखने के लिए, ट्रेनिंग पर्पस के लिए, है ना। तो आप इसको एंटर करेंगे और यहाँ पे देखिए लिस्ट खुली। इसमें से आप क्या करेंगे, एबीसीडी प्राइवेट लिमिटेड जो अपनी कंपनी थी, इसको लेने के बाद में आप एंटर करेंगे और ये कंपनी आपके पास में रेडी है। ठीक। मेरे हिसाब से आज की क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। आप इस बात को समझ चुके होंगे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्यों, टारगेट ऑडियंस अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स हैं, बीकॉम जो कंप्लीट कर चुके हैं वो हैं, या 11th 12th जो कर रहे हैं जिनके सब्जेक्ट में शायद 12th वाले बुक में है ना, बहुत सारे स्कूल्स में टैली का भी टॉपिक दिया हुआ है। तो उसको जो है सो आप वो टारगेट ऑडियंस भी टैली को यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, कुछ अगर डाउट्स आ रहा है डाउट्स पूछिए। और कमेंट्स बहुत कम आते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपना बात रखिए, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए बाबू। बहुत अच्छी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको यहाँ पर मिलने वाली है, मिल भी रही है ना। मिलते हैं नए वीडियो में और टैली में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज चार्ट ऑफ अकाउंट्स। ऑल राइट, हैव ए गुड डे डियर, बाय बाय।